एक योजना है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, योजना है ताकि गर्भवती महिलाओं को पोषण मिले। लेकिन चित्तौड़गढ़ की तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहले तस्वीरें देखिए। आंगनबाड़ी केंद्रों से रेडीमिक्स पोषाहार का वितरण किया जाता है और दावा यह है कि महिलाओं को बेहतर पोषण मिलेगा, लेकिन महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार में पोषक तत्वों की जगह कीड़े निकल रहे हैं, कंकड़ निकल रहे हैं। और तो और पोषाहार के पैकेट पर उत्पादन की तिथि तो अंकित है, लेकिन एक्सपायरी डेट का कोई अता पता नहीं। हालात ये है कि महिलाएं रेडीमिक्स पोषाहार को लेने से कतरा रही हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषाहार खराब होने की स्थिति में नहीं लेने और वितरित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनका क्या, जिन्हें कीड़े लगे पोषाहार मिला है, और उन पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने कीड़े लगे पोषाहार का वितरण किया है। श्यामू भाई जी बात कर रहा की तरीके की समस्या आ रही, कहीं कशो पोसा आ रहे हो? जो पोषण बिल्कुल बेकार आ रही, मैंने लटा आ रही और कांकरा आ रहा एंड मैंने कई तरह की मैंने उंदरा की नींगने आ रही। मैं सर 60 नंबर वार्ड से रहती हूँ। ये 2 महीने से पोषार ऐसा आ रहा, जो ये ठंडे का ने वाला पोषार औरतों को दे रहे हैं, जो इसमें लट्टे लट्टे कक्कर है, सब तरह की चीजें है। ये महिलाएं ले गई मेरी पोषार, हमारे दूसरी सप्लाई है। पहले अगस्त में वितरण करके गए थे, जो सितंबर में बांटा था, और अभी अक्टूबर में आया है पोषार 17 अक्टूबर को। तो अभी पोषार बांटने महिलाओं को बुलाया, जो 7 महीना कर दिया कि हम तो नहीं ले। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड में बहुचर्चित पोषाहार घोटाले के बाद एक बार फिर पोषाहार में लापरवाही सामने आई है, जहां महिलाओं ने साफ तौर पर कहा है कि ये पोषाहार पशुओं के भी खाने योग्य नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के आंगनबाड़ी केंद्र पर, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि आंगनबाड़ी में जो पोषाहार दिया जा रहा है, भले ही बेहतर स्वास्थ्य देने का दावा करते हुए दिया जा रहा है, जच्चा बच्चा के बेहतर पोषण के लिए दिया जा रहा है, लेकिन इस आंगनबाड़ी के दिए जाने वाले पोषाहार में इल्लियां निकल रही है, कि कचरा निकल रहा है, कंकड़ निकल रहे हैं। ऐसे हालातों में इन महिलाओं पर अपने बच्चों के जीवन का संकट बन रहा है, और साफ तौर पर उन्होंने इस पर मना कर दिया कि ऐसा पोषाहार उन महिलाओं द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा, ना ही उनके बच्चों को खिलाया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर जिले के जिम्मेदार किस तरह एक्शन लेते हैं और किस तरह की कार्रवाई पोषाहार सप्लाई करने वाले, पोषाहार निर्माण करने वाली कंपनियों के खिलाफ की जाती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बेरा और सुभाष चंद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुभाष चंद, इस पोषाहार में मिले कीड़ों के बाद में क्या प्रशासन हरकत में आया? जी बिल्कुल, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी का जो विभाग है उसके कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि हमने इसकी सैंपलिंग भी पहले करवाई थी और ऐसे निर्देश भी दिए थे। हालांकि ठेकेदार के द्वारा ये सप्लाई की जाती है, और जो सप्लाई ठेकेदार है वो कट्टों में भरकर ये पोषा रख जाता है। ऐसे में एक एक पैकेट को खोलकर देख पाना संभव नहीं हो पाता है। उन्होंने ये कहा है कि सीधे तौर पर हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहयोगिनियों को और समस्त कर्मचारियों को निर्देश दिए कि ऐसा कोई पोषाहार आता है तो तत्काल धात्री महिला से पोषाहार वापस लिया जाए और उनके बदले में दूसरा पोषाहार उन्हें वितरित किया जाए। लेकिन लगभग पूरे जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां इस प्रकार का पोषाहार वितरित किया गया है। रेडीमिक्स पोषाहार में पूर्व में भी इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी, और एक बार फिर जब रेडीमिक्स पोषाहार शुरू हुआ है तो दूसरी ही सप्लाई में इस तरह की स्थितियां सामने आने लगी है। जी सुभाष चंद, आपने बताया कि पहले भी इस तरीके का पोषाहार बढ़ चुका है, लोग खा चुके हैं, तो क्या किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट कभी कोई शिकायत दर्ज करवाई गई? महिलाओं ने स्पष्ट तौर पर कैमरे पर यह कहा है कि उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी, और इस संबंध में उन्होंने अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बताया था, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जब इसको उच्च अधिकारियों को बताया तो पहली सप्लाई आने के बाद इसके सैंपल लिए गए थे, लेकिन सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी तक आना शेष है। ऐसे में दूसरी बार जब ये सप्लाई में पोषाहार आया अगस्त के बाद, अक्टूबर में ये पोषाहार सप्लाई के लिए भेजा गया, और इसी बीच जब ये पैकेट खोले गए तो पैकेट में से कीड़े, कंकर और इल्लियां निकलने की जानकारी सामने आई है। जी सुभाष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जैसलमेर से, धमाकों से दहला भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र, मोर्टार और एमएमजी के धमाकों से दहला। धमाकों की गूंज सीमा पार दे रही है सीधा संदेश। किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ प्रतियोगिता का आगाज, बीएसएफ स्पोर्ट्स वेपन्स प्रतियोगिता का आगाज। देश भर से बीएसएफ के 11 फ्रंटियर के सैकड़ों जवान हिस्सा ले रहे हैं। बीएसएफ के शार्प शूटर्स ने दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस किया। बीएसएफ के महानिरीक्षक ने जवानों की हौसला अफजाई की। तो जैसलमेर में बीएसएफ की प्रतियोगिता। और ये बीएसएफ के वो जवान जो शार्प शूटर हैं, महारत हासिल है जिन्हें शूटिंग के अंदर सामने लगे टारगेट को किस तरीके से उड़ा रहे हैं
और ये बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं आप, एक गोली में 4 निशाने एक साथ। ये तस्वीरें जहां पर शार्प शूटर्स अपने हुनर को आजमा रहे हैं। प्रतियोगिता है सपोर्ट वेपन्स, बीएसएफ सपोर्ट वेपन्स की प्रतियोगिता। 11 फ्रंटियर के सैकड़ों जवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। और एक्शन में एसीबी चूरू की टीम ने राजगढ़ में कार्रवाई की। राजगढ़ में ब्लॉक समन्वयक को रंगे हाथों पकड़ा। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते सुभाष चंद्र को गिरफ्तार किया गया। बकाया बिलों का भुगतान करने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। तो राजगढ़ में आज एसीबी की कार्रवाई, ब्लॉक समन्वयक यहां गिरफ्तार हुआ है। बकाया बिलों के भुगतान को करने के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। और चूरू के बाद सीकर में भी एसीबी की कार्रवाई। एसीबी की बगड़ में यह कार्रवाई, नगर पालिका की फायर वुमन सुनीता को ट्रैप किया। 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सुमन को पकड़ा गया। दूध डेयरी की एनओसी की एवज में ये रिश्वत मांग रही थी। और भरतपुर में मासूम का शव मिला। 2 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पानी की टंकी में मासूम का शव मिला। सूचना मिलते नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। नगर थाना क्षेत्र के गांव चिरावल की यह घटना है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। भरतपुर में एक बच्चे का शव मिला है। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है, क्योंकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि ये हत्या कैसे की गई है। दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, कैसे हुई ये वारदात? पानी की टंकी में शव मिला है, तो क्या ये पुलिस ने जांच के आधार पर तय कर लिया कि ये हत्या की गई है या फिर कोई दुर्घटना थी? देखिए आसिफ, ये पूरा जो मामला है वो नगर थाना क्षेत्र का गांव है चिरावल, वहां का मामला है। और पानी की टंकी में 2 साल के मासूम का जो है शव मिला है। और परिजनों ने जो है हत्या की आशंका जताते हुए जो है लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा है। अज्ञात लोगों के खिलाफ इस पूरे घटनाक्रम में मामला दर्ज हुआ है। और जो नगर थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो परिजनों द्वारा मामला दर्ज कराया गया उसमें कितनी जो है जानकारी है। अभी पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी होगा उसके पूरे मामले की जो है जांच के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। दीपक, घर वालों ने शक किस पर जताया? क्या कुछ नाम उन्होंने नामजद पुलिस को जानकारी दी इस मामले में? देखिए, जैसे ही परिजनों को ये सूचना मिली तो पहले तो उन्होंने जो है पानी की टंकी से जो मासूम था उसके शव को निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है बच्चे को बाहर निकलवा करके, और जो परिजन वहां पहुंचे थे उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अभी कोई नामजद इस पूरे मामले में नहीं है। अब पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है, क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और हत्या का मामला ये दर्ज हुआ है। परिजनों ने आशंका जताई है कि बच्चे की हत्या करके और उसका जो शव है वो पानी की टंकी में डाल दिया। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। विश्वास स्वरूपम यानी भरोसे वाली मूर्ति, पर यही भरोसा टूटा है महादेव के अपमान का। नाथद्वारा में शिव के सिर पर जूते चप्पल पहनकर जाने की अनुमति है। ऐसे में संत समाज गुस्से में है और चेतावनी है धर्म युद्ध की। महादेव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। श्रीनाथ जी की धरती पर महादेव का महाअपमान। पर्यटन के नाम पर जूते चप्पल संग शिव दर्शन। संत समाज क्रुद्ध, अब होगा धर्म युद्ध। मंदिर में अगर कोई ऐसे बना के जूते चप्पल लेके महादेव की करेंगे तो महादेव हमारा इष्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, श्रीनाथ जी की धरती पर ये महादेव का महाअपमान है। जूते चप्पल से आस्था पर प्रहार है। देख लीजिए इन तस्वीरों को, आस्था पर आघात करने वाली हैं। सवाल उठा रही हैं दुनिया की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा के अंदर जाने वाले नियमों पर, जहां जूते चप्पल पहनकर जाने की अनुमति है। सवाल इसलिए क्योंकि पर्यटन के नाम पर यहां आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। बिजनेस के नाम पर
आस्था पर आघात हो रहा है। सवाल मर्यादा का है, लिहाजा संत समाज क्रुद्ध है और ऐलान धर्म युद्ध का है। हमारा निवेदन है अभी कि इस सनातन धर्म को नष्ट नहीं करे, महादेव का किसी प्रकार का अपमान नहीं करे, ये हमारा निवेदन है। कि जैसे अगर ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म जो है सनातन है और महादेव हमारा इष्ट है और इष्ट का अपमान सहन नहीं कर सकते। बाकी ठीक है, पूजा पाठ करो, अर्चना करो, बाहर से कोई ऐसी सीढ़ी बना दो, व्यवस्था बैठाओ, कोतवाल के द्वारा ऐसी कोई सीढ़ी बनाओ, बाहर के जाके दर्शन करें, कोई पूजा अर्चना करे तो बड़ी खुशी की बात है कि महादेव छोटा ही है, महादेव खूब बड़ा ही विराट है। दरअसल संतों का तर्क है और ये तर्क सनातन धर्म और शास्त्रों के मुताबिक है। हमारा शास्त्र समझ जो कहता है उसके अनुसार प्रतिमा के बाहर ही रास्ता बनाना चाहिए उनको, भीतर से होकर के कोई सवाल पैदा नहीं होता। वैसे पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान का शरीर ही है, लेकिन तो भी मर्यादा हमारे सनातन धर्म की है, उसके अनुसार इन्होंने जो मूर्ति बनाई है उसके बाहर रास्ता बनाया। राम कथा कहने वाले संत मुरारी बापू ने भी शिव प्रतिमा के आंतरिक भाग में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चप्पल, जूते, मोजे ये पहन के जाना वर्जित है। कमर में पट्टा और ये समझते की बेल्ट वगैरह ये भी नहीं चलती है, क्योंकि शिव स्वरूप है, जिसको हमने शिव स्वरूप श्रद्धा से मान लिया है तो उसमें ये सब वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए। संत समाज के विरोध को देखते हुए तत्पदम उपवन संस्थान अब बैकफुट पर है। संस्थान अपने नियमों में बदलाव की बात कह रहा है, लेकिन आक्रोशित संतों ने चेतावनी दी है, अगर श्रीनाथ जी की नगरी में आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा तो संत समाज सड़क पर उतरने से जरा भी गुरेज नहीं करेगा। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढी की रिपोर्ट। राजस्थान से 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स, अफसरशाही से नाराज प्रताप सिंह खाचरियावास। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान, जनता का गेहूं लैप्स कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ऐसे अधिकारियों की जांच के लिए सीएम को पत्र लिखा है। सरकार के आदेशों की अवमानना करने पर कार्रवाई हो। आईएएस की एसीआर लिखने की आजादी हो, मंत्रियों के पास ये आजादी होनी चाहिए। एसीआर के अधिकार के लिए भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आपने बहुत बड़ा सवाल मेरे से पूछ लिया कि राजस्थान में 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया। ये 1-1.5-2 महीने पुरानी बात है। जब लैप्स हुआ उसके बाद मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और मैंने अधिकारियों को बहुत स्ट्रिक्ट आदेश दिए और मैंने कहा मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं देश में और राजस्थान में, वो ये समझ लेना चाहिए। अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी मैंने देखे हैं, बुरे भी देखे हैं। यदि कोई आदमी जनता का गेहूं लैप्स करवा दे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और जांच होगी। कल मैंने सीएस को फोन किया, मिस्टर कुलदीप राका को भी मैंने फोन किया था, पूरी बात बताई और मैंने उनसे इस बात की नाराजगी भी व्यक्त की थी कि ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलता है। आप सेक्रेटरी टू सीएम हैं, यदि कहीं पर गेहूं लैप्स हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई अधिकारी अवमानना कर रहा है सरकार के आदेश की तो उसकी ड्यूटी है, यदि अवमानना कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तब डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू होगा। यह सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। और अब मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, एसीआर के अधिकार आप मत लिखिए सबकी एसीआर हमको लिखने दीजिए, क्योंकि अलग अलग विभाग है, अलग अलग मंत्री हैं। जब आप उसको अधिकार दोगे मंत्री को एसीआर लिखने के, ये अधिकार सब राज्यों में मंत्रियों के पास है, तो आईएएस ऑफिसर सुधरेगा। वो मानेगा ही नहीं बात। जब बात नहीं मानेगा तो आप जनता का काम कैसे कराओगे? जनता रोती है, दुकानों पर लोगों के सिर फूट गए। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपने मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया है। मैं तो वो आदमी जो सड़क पर लड़ता है। मेरा जो डिपार्टमेंट है तो ऑनलाइन डिपार्टमेंट है, इसमें करप्शन नहीं हो सकता। जो भी आईएएस ऑफिसर आता है उसको लगता है यहां क्या करे, तो भैया सब जगह जरूरी है क्या? आपका ही ध्यान रखे डिपार्टमेंट, आपके मन का ही डिपार्टमेंट आपको मिले। और ऐसे अधिकारी फिर जल्दी से पोस्टिंग करा के अच्छी जगह चले जाते हैं। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी से पूरी बात करूंगा। मैं बहुत नाराज हूं। 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स होना, सरकार के बार बार आदेश जाना। मैंने कई जगह पर जहां गड़बड़ हुई, कहीं पर भी तो उनकी कमेटियां बनाकर भेजी, वो आदेश मेरे पास नहीं आए। फिर आप अचानक भाग के दूसरी जगह आपने ज्वाइन कर लिया कि भाई मुझे तो अब। दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में तैयार फ्लैट्स के ड्रॉ में सफल रहे झुग्गीवासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैट्स की चाबी देने वाले हैं। विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसके साथ ही परियोजना में तैयार हुए 3024 फ्लैट्स का उद्घाटन भी करेंगे।
ये EWS श्रेणी के फ्लैट सभी आधुनिक और जरूरी सुविधाओं से लैस हैं। आपके पास आधार कार्ड है आपका? लाई है? अच्छा, लाए नहीं है तो अब नया घर मिलने वाला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को तो बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा। तो आप कब से रह रही थी झुग्गी में? मैं 87-83 की रह गई। तो इतने लंबे समय से कभी सपना था, सोचा था कि ऐसा नया घर मिलेगा? कैसा लगा आपने घर देखा? सोचा मर जाते तो अब अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है। तो आपने घर देखा, आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, कौन कौन है परिवार में आपके? हमारे 3 लड़के हैं, तीन बहुएं हैं। अच्छा, और नाती पोता है। जन्म मेरा झुग्गी से हुआ है। अच्छा, 36 साल उम्र हो गई मेरी। तो अभी नया घर मिल रहा है आप लोगों को, क्या बदलाव देख रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को देखते हुए? बहुत बदलाव देख रहे हैं। वहाँ तो गंद में रहते, टैंकर से पानी भर के लाते थे और बाथरूम जाने के लिए शौचालयों में लाइन लगाने पड़ती थी और लड़कियाँ थी घर में, बहुएं थी। रात में पेट खराब हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए तो बड़ी दिक्कतें हो जाती थी। और जगह जगह लोग बाग दारू पी के बैठे रहते थे, नहीं आते थे। रिश्तेदार लोग वगैरह जिनको बुलाते थे किसी को, आते ही नहीं थे, कहते कहाँ झुग्गी में जाएंगे, तो बहुत लोग कट जाते थे अपने। अभी अपना सपना बड़ी उससे पार हुआ है, बड़ी मुश्किल में अब जाके हमने बहुत खुशी है इस बात की, इसको हम अंदर से बोल नहीं सकते। हम हर परिवार का सपना होता है कि उनका अपना घर हो, और आज कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। भूमिहीन कैंप में रहने वाले कई परिवारों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर की चाबी सौंपने वाले हैं। हमारे साथ वही परिवार हैं जिनको आज उनका घर मिलने वाला है, उनका सपना आज पूरा होने वाला है, उन्हीं से हम बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लंबे समय से घर का इंतजार कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो इंतजार खत्म होने वाला, कैसा लग रहा है? आज तो खुशी का मौसम है, खुशी का माहौल इतना बना जो जिंदगी में एक पहले बार खुशी मिला। क्यों 35 साल से नरक यंत्रणा में जी रहा हूँ यहाँ पे। आज मोदी जी की कृपा से हमारे पास आज पक्का मकान, पानी, बिजली और सारे फैसिलिटी जो मिलता है गरीब आदमी को, वो मिलेगा। बिल्कुल सारी फैसिलिटी मिलेंगी। आने वाले जो फ्यूचर है, यानी कि जो बच्चे हैं, उनके हिसाब से अगर आप देखें तो कितना ये चीजें फायदेमंद होने वाली है। एक नया घर, एक नया सपना। मैम, इसके लिए हमारा बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, भविष्य अच्छा है। हम यहाँ पे रहे कि हमारा बच्चा यार दोस्त वगैरह कुछ नहीं ला पाता यार, झुग्गी बहल के नाम से बच्चे शर्माता है, ये भी नहीं बोल पाता जो हम झुग्गी में रहते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा है जो हम वहाँ पे जा रहे हैं, नया जगह, बच्चे की परिवेश सब कुछ अच्छा होगा। तो आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे थे? मैं तो बचपन से ही हूँ, मेरी शादी हुई, फिर यहाँ पर फिर एक झुग्गी छोड़ी दूसरे में शिफ्ट हो गई। तो मेरी उम्र 40 साल है, 40 साल से मेरी नानी उससे पहले से रह रही है। हम लोगों की पूरी जिंदगी इसी में कट गई है। तो अब झुग्गी से अपने घर में जाने की बात कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी है कि जिससे कि कम से कम हमें अपने टॉयलेट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था, पानी हमें दूसरों के वहाँ से भरना पड़ता था, वो सारी समस्याएं हमारी दूर होगी। कम से कम हमें शौचालय की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, नालियों की समस्याएं, ये सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, कई सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कभी सोचा था, सपना देखा था कि घर मिल पाएगा, अपना एक घर हो पाएगा? इसी इंतजार में आज तक हम सब थे, कभी नहीं कभी तो मिलेगा। लेकिन मोदी जी के राज में मेरे को अपना सपना साकार हो रहा है। मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे को भी मकान मिलेगा, मेरे बच्चों को भविष्य भी, पोती पोतन का भविष्य भी संवर जाएगा इसमें। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? कितने साल से आप यहाँ रह रही थी? 35 साल से रह रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आज घर मिल रहा है। आप चूँकि अपना घर मिल रहा है, क्या बदलाव देख रही हैं? अपना घर मिल रहा है, यही सपना देख रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं थी, किस तरीके की समस्याएं थी, और अब उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा? मैम, यहाँ पे बहुत सारा समस्या है। जो हमारा जो नाला भर जाता था, बारिश होता था, नाला का पानी गंदगी है, सफाई नहीं है, मच्छर इतना है जो बच्चा बीमार हो जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।